लोग आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर एडवांस रूलिंग। तो एडवांस रूलिंग होता क्या है? तो मेनली एडवांस रूलिंग डिसीजन होता है वो एक आप एडवांस एक एप्लीकेशन फाइल करते हो जिसमें आप लोग को पता चल जाए कि आपको कितना टैक्स पे करना और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। देखिए लिखा है कि एडवांस रूलिंग डिसीजन इज एडवांस एप्लीकेशन कैन बी मेड इन फ्रंट ऑफ ऑथोरिटी। ऑथोरिटी को देना पड़ता है BOAD बोलते हैं, बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग, BOAR। फॉर एडवांस रूलिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑलरेडी बीन अंडरटेकन, जो अंडरटेक हो चुका है उसके लिए, फिर जिसको हम लोग सोच रहे हैं प्रपोज टू बी अंडरटेक। एग्जाम्पल है कि मिस्टर पीटर हैं जो कि बाहर रहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि वॉन्ट्स नो इन फ्यूचर दैट व्हाट टैक्स ही विल पे इफ़ ही सेट अप हिज बिजनेस इन इंडिया। तो उसके लिए वो एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई किया। तो फिर अब देखिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, हु कैन अप्लाई फॉर एडवांस रूलिंग। तो वही नॉन रेसिडेंट जिसके एग्जाम्पल में बताया वो कर सकता है। ये सेक्शन 254 डील करता है, 245 क्यों डील करता है कि कौन कौन ले सकता है। देखिए क्यों से याद रखिएगा कि 245 क्यों। अब मोनली एडवांस रूलिंग में सब 245 सेक्शन से ही चलता है, तो क्यों से आपको पता चल जाएगा कि क्यों कौन कौन आ सकता है। तो एडवांस रूलिंग में देखिए पहले एक नॉन रेसिडेंट कर सकता है इन रिलेशन टू द डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। अगर उसको जानना है कि उसका टैक्स लाइबिलिटी क्या है, फॉर ट्रांजेक्शन अंडरटेकन एंड प्रपोज टू बी अंडरटेकन, जो ट्रांजेक्शन हो चुका है मतलब अंडरटेक हो चुका है या फिर जो सोच रहे हैं अंडरटेक करने का, उसके लिए टैक्स लाइबिलिटी जानने के लिए। अब रेसिडेंट जो है वो ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट भी मांग सकता है वही चीज़ के लिए कि ट्रांजेक्शन अंडरटेकन और प्रपोज टू बी अंडरटेकन। या फिर कोई रेसिडेंट है वो मांग सकता है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ, उसको टैक्स जानना है समझिए, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी इन रिलेशन टू ट्रांजेक्शन अंडरटेकन और प्रपोज टू बी अंडरटेकन। पर अगर आप रेसिडेंट है तो आपके लिए एक लिमिट लगा है कि अगर आप ट्रांजेक्शन 100 करोड़ से ऊपर है तभी आप एडवांस रूलिंग यूज़ कर सकते हो। ये खाली रेसिडेंट के लिए है। अब कोई रेसिडेंट पब्लिक सेक्टर कंपनी जैसे PSU, जैसे IOCL हो गया, ONGC हो गया, तो फॉर एनी इशू रिलेटेड टू डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इनकम, उन लोग के लिए कोई भी इशू अगर हो तो टोटल इनकम डिटरमाइन करने के लिए तो उन लोग एडवांस रूलिंग ले सकता है। और अगर कोई और अदर पर्सन, एनी पर्सन फॉर डिटर्मिनेशन वेदर एन अरेंजमेंट विच इज़ प्रपोज टू बी अंडरटेकन, अगर आपको कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन है वो जानना है आपको, मतलब प्रपोज टू बी अंडरटेकन है, ऑलरेडी टेकन नहीं है ये, कि आपको वो जानना है कि वो परमिसेबल अबॉन्डेंस एग्रीमेंट है कि नहीं, मतलब वो लीगल है कि नहीं, टैक्स की चोरी में जाएगा या नहीं जाएगा, वो जानने के लिए तब भी आप यूज़ कर सकते हो। अब देखिए एप्लीकेशन शैल बी मेड इन क्वाड्रिप्लिकेट, मतलब एक कॉपी में देना पड़ेगा। अब एक और है कि एप्लीकेशन किसको दिया जाता है, एप्लीकेशन दिया जाता है BO, यहाँ पे मैंने लिखा है कि एप्लीकेशन टू बी मेड टू BOA मतलब बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग अंडर सेक्शन 245 क्यों। अब देखिए फीस फॉर एप्लीकेशन और एक फ़ीस भी लेता है। अब आप एडवांस रूलिंग जानना चाहते हो, इतना मेहनत करवाओगे तो एक फ़ीस भी लेगा। फ़ीस क्या है कि रेसिडेंट पब्लिक अंडरटेकिंग जो PSU है उन लोग के लिए 10,000 रुपये है। कोई और SSC है, अब मैं बताया था कि 100 करोड़ से नीचे वाले लोग के लिए तो लगेगा ही अगर आप रेसिडेंट हो। तो कोई और अगर ये जो 10,000 फीस है ना, ये फॉर रेसिडेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए भी है और कोई एनी अदर केस में भी आ जाएगा। कोई फॉरेन का बंदा कर रहा है वो भी हो जाएगा। तो देखिए ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है, अगर फीस 100 करोड़ से मतलब फिर ये 100 करोड़ से अगर ऊपर है, अगर कोई फॉरेन वाला कर रहा है वो मोस्टली 100 करोड़ से ऊपर का ही करता है। तो अब 100 करोड़ से ऊपर है तो 2 लाख का फीस लगेगा। 100 करोड़ से 300 करोड़ के बीच में है तो 5 लाख का फीस लगेगा। अब 300 करोड़ से भी ऊपर है तो 10 लाख का फीस लगेगा, चाहे ये फॉरेन नॉन रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, सबके लिए ये वाला लगेगा फीस। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग जो होता है वो विड्रॉ कर सकते हो आप 30 दिन के अंदर अंदर, और अगर 30 दिन के बाद भी आप विड्रॉ कर सकते हो अगर आपको BOAR, यहाँ पे AR नहीं होगा, BOAR मतलब बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग अगर परमिट कर देता है। अब केसेस क्या क्या है जिसमें फॉर विच एप्लीकेशन कांट बी मेड, मतलब इस सब के लिए आप एडवांस रूलिंग एप्लीकेशन नहीं बना सकते अंडर सेक्शन 245। पहला क्या है कि आपको फेयर मार्केट वैल्यू जानना है, कोई भी आपका कुछ बेच रहा है कोई भी चीज़ का, उसका आपका फेयर मार्केट वैल्यू जानना है, तो उसके लिए आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कि कोई ट्रांजेक्शन आप ऐसा डिज़ाइन करना चाह रहे हो जो उसको अवॉइड करेगा टैक्स, तो उसके लिए भी आप एडवांस रूलिंग नहीं कर सकते। तीसरा है कि अगर कोई एप्लीकेशन मतलब इशू ऑफ एप्लीकेंट, जो भी वो एप्लीकेंट मतलब जो एप्लीकेशन दे रहा है उसका कुछ एक इशू है जिसके लिए वो एडवांस रूलिंग कर रहा है, वो पेंडिंग है इनकम टैक्स ऑथोरिटी, इनकम टैक्स ऑथोरिटी ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, किसी में भी अगर वो केस चल रहा है उसके ऊपर और वो पेंडिंग चल रहा है उसका केस, तो वो एप्लीकेंट उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए एडवांस रूलिंग नहीं कर सकता। बट ये कंडीशन जो है ये एप्लीकेबल नहीं होता है एक PSU कंपनी में। PSU को क्या है कि तभी वो एप्लीकेशन नहीं है मतलब डाल सकता अगर वो वाला कोई भी चीज़ का इफ़ केस पेंडिंग, अगर वो केस पेंड हो रहा है
बस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन कब रिजेक्ट होगा, अगर पीएसयू है तो इन केस ऑफ ऑलरेडी पेंडिंग विथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और कोई और सीख लिए तो वो इनकम टैक्स अथॉरिटी या इनकम टैक्स अथॉरिटी ट्रिब्यूनल या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी में भी अगर हो तो तभी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा हर केस पेंडिंग। नेक्स्ट देखते हैं, ये है सेक्शन 245 ये है बाइंडिंग ऑफ एडवांस रूलिंग। एडवांस रूलिंग अगर हो गया तो इसमें कौन कौन बाइंड होता है, तो पहले ऑफकोर्स एप्लीकेंट तो होगा ही बाइंड, क्योंकि वही एप्लीकेंट की एप्लीकेशन किया है। फिर बाइंडिंग ओनली ऑन दोस ट्रांजेक्शन, खाली उसी ट्रांजेक्शन पे बाइंड होगा जिस पर वो एडवांस रूलिंग लिया था, जिस पर वो पहले से पूछा था भाई ये सब है कि नहीं। अब आप कुछ और चीज़ के लिए एडवांस रूलिंग ले ली और कुछ और चीज़ कर रहे हो तो वो नहीं होगी फिर। और एक है इनकम टैक्स अथॉरिटी। इनकम टैक्स अथॉरिटी भी ये होता है, बाइंड होता है, बट अप टू द लेवल ऑफ CIT, बस CIT के लेवल तक, कमीशन इनकम टैक्स तक। उसके ऊपर कोई अगर हो तो भले एडवांस रूलिंग में लिखा ये होगा, पर कोई चेंज भी कर सकता है उसको। अब AR मतलब BOAR जो भी है, मे डिक्लेयर एडवांस रूलिंग वॉइड ऑफ इनिशियो, वो वॉइड ऑफ इनिशियो भी डिक्लेयर कर सकता है। अगर उसको लगा कि जो भी मतलब रूलिंग, मतलब वॉइड ऑफ इनिशियो मतलब पहले रूलिंग हम दे चुके थे अपना, मतलब मिल गया था एडवांस ये रूलिंग का ये पास, बट फिर उसको वॉइड ऑफ इनिशियो कर दिया गया। क्यों किया गया, अगर आपको लग रहा है मतलब बोर्ड को लग रहा है कि वो मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स उसको मिला था, और फिर उसके बाद उसका टैक्स कैलकुलेशन ऐसा माना जाएगा, मतलब किया जाएगा कि उसको कभी ये एडवांस रूलिंग मिला ही ना हो। क्या है, बाइंडिंग नेचर ऑफ रूलिंग विल एंड इफ देयर इज एनी चेंज इन लॉ और फैक्ट्स। अब कहाँ, अगर आपका समझ लिया एडवांस रूलिंग एक जगह लॉ पे बना हुआ था पर वो लॉ ही चेंज हो गया तो फिर वो एडवांस रूलिंग भी ख़त्म हो गया। या प्रोसीजर फॉर एडवांस रूलिंग। अब एडवांस रूलिंग का प्रोसीजर कैसा है, तो जैसे बताया था कि वो फ़ीस देना पड़ेगा, तो फीस देना पड़ता है BOAR को। तो BOAR जो है सबसे पहले कॉपी लेगा और वो कॉपी ऑफ एप्लीकेशन जो है वो CIT या PCIT को भेजेगा कि भाई देखो कोई केस इसमें चल रहा है कि नहीं, वेदर केस इज पेंडिंग और नॉट, इफ नेसेसरी AR में कॉल फॉर रिकॉर्ड्स, और अगर उसको लगे तो रिकॉर्ड्स के लिए भी बोल सकते हैं भाई रिकॉर्ड्स भेजो। अब AR उसके बाद अगर समझ लीजिए कि केस पेंडिंग है या नहीं है, सॉरी उसके बाद समझ लीजिए कि अगर पता चले कि केस पेंडिंग अगर है तो ऑफकोर्स रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब जैसे मैं बताया था क्या क्या केस में रिजेक्ट होता है। अगर इसमें जो केस नहीं है तो आगे बढ़ेगा, इफ़ एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड देन जो AR या फिर BOAR है वो अपना रूलिंग विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन में वो दे देगा फिर। और कॉपी ऑफ रूलिंग जो है वो फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, एक SSC को भी दिया जाएगा और CIT PCIT को भी दे दिया जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट है, इफ़ एप्लीकेशन इज़ मेड बाय PSU, अगर कोई PSU एप्लीकेशन कर रहा है विद हुज केस वाज ऑलरेडी पेंडिंग विद इनकम टैक्स अथॉरिटी, अगर कोई PSU किया है जिसका केस पेंडिंग हो रहा है इनकम टैक्स अथॉरिटी या ITAT के साथ, अगर कोई नॉर्मल होता तो उसका रिजेक्ट ही कर दिया जाता। अगर यहाँ पर PSU है तो उसका हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हो रहा है तभी उसका रिजेक्ट होता है। पर अगर कोई PSU है जिसका केस पेंडिंग चल रहा है इनकम टैक्स अथॉरिटी या फिर ICIT के साथ, तब ITA या फिर ITAT को बोल दिया जाएगा कि आप अपना जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, जो भी रूल है वो स्टॉप कर दो, विल नॉट मूव फर्दर अनटिल रूलिंग इज़ गिवन बाई AR मतलब BOAR, जब तक ना BOAR अपना रूलिंग है तब तक मूव नहीं होना चाहिए तुम्हारा ये। अब है कंपोजिशन ऑफ BOAR, मतलब BOAR जो बोर्ड है उसमें कौन कौन रहता है, तो एक है चेयरमैन होगा जिसका मैक्सिमम एज 70 साल तक होता है, ये 4 साल का टेन्योर देता है। इसका क्वालिफिकेशन क्या है कि आप जज हो सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के, या फिर जज ऑफ सुप्रीम हाई कोर्ट हो और में है, या तो आप जज हो सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस हो हाई कोर्ट के, या फिर आप जज हो हाई कोर्ट के और 7 साल के लिए, 7 साल तक आप जज हाई कोर्ट के। तब ये तीनों क्वालिफिकेशन अगर कोई भी मीट करता है तो आप चेयरमैन बनने के लायक। फिर होता है वाइस चेयरमैन, इसका एज 65 ईयर्स तक मैक्सिमम होता है, इसका भी टेन्योर 4 साल का होता है, और इसका क्या है नेसेसरी क्वालिफिकेशन कि आपको जज होना चाहिए हाई कोर्ट का। फिर एक होता है रेवेन्यू मेंबर, इसका भी 65 ईयर तक मैक्सिमम एज, इसका टेन्योर भी 4 साल तक होता है, और यह कोई IRS ऑफिसर होना चाहिए, मतलब इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज होता है उसका ऑफिसर। अब लॉ मेंबर एक होता है उसमें, उसका भी 65 ईयर तक 4 साल तक, और इसका क्या है कि कोई डिस्ट्रिक्ट जज या एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एटलीस्ट फॉर 10 ईयर, कोई डिस्ट्रिक्ट जज या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो आप, अगर डिस्ट्रिक्ट जज हो तो ठीक, या फिर अगर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो तो 10 साल तक के लिए। अब यहाँ पे कि एनी वन चेयरमैन, बाकी कैन बी मल्टीपल। अब देखिए चेयरमैन जो था वो बस एक ही होगा पूरा बोर्ड का, और बाकी जो भी है ना वाइस चेयरमैन ये सब, अब ऐसा तो नहीं कि बस एक ही आदमी हर जगह पे है, कितना सारा बोर्ड स्टैब्लिश हो गया होगा, मतलब जगह ब्रांच है बोर्ड का, तो हर ब्रांच में एक वाइस चेयरमैन रहेगा,
और एक रेवेन्यू ऑफिसर एक और एक टैक्स ये लॉ ऑफिसर रहेगा ही, बट चेयरमैन पूरा बोर्ड का हमेशा एक ही आदमी रहेगा। अब लोकेशन ऑफ एयर जो है उसका अभी NCR में है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में है फिलहाल, बाकी ब्रांचेस है अलग अलग जगह पे। अब कंपोजिशन ऑफ बेंच वही है कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन प्लस रेवेन्यू मेंबर प्लस लॉ मेंबर। अब देखिए चेयरमैन और वाइस चेयरमैन क्यों, अगर समझ लीजिए कोई वैकेंसी है चेयरमैन का, वो है क्योंकि रीज़न ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन और ड्यू टू एनी अदर रीज़न के कारण एक वैकेंसी है चेयरमैन का, तो जो मोस्ट सीनियर वाइस चेयरमैन होगा वो एक्ट करेगा एज ए चेयरमैन अल्टिल न्यू चेयरमैन इज़ अपॉइंटेड। अब न्यू चेयरमैन मोस्टली वाइस चेयरमैन से ही होता है, पर जब तक ना कोई नया आदमी आए तब तक जो सीनियर मोस्ट वाइस चेयरमैन रहेगा वही एक चेयरमैन बना रहेगा, विल एक्ट एज चेयरमैन। अब देखिए समझ लीजिए कोई SSC है जो कि जिसको रूलिंग पसंद नहीं आया, जो कि BOR उसको दिया एडवांस रूलिंग, तो और असेसिंग ऑफिसर विथ प्रायर परमिशन ऑफ कमिश्नर में, तो देखिए SSC विद एग्री बाय द रूलिंग प्रोनाउंस बाय AR और असेसिंग ऑफिसर विथ प्रायर परमिशन ऑफ कमिश्नर का परमिशन सर मे अपील अगेंस्ट रूलिंग टू हाई कोर्ट विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ सच रूलिंग। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अब देखिए इफ़ हाई कोर्ट थिंग्स फिट देन अ रीजनेबल ग्राउंड अपील में भी, अगर हाई कोर्ट को सही लगे, मे बी एक्सेप्टेड इवन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 60 days। एक MCQ में इंपॉर्टेंट है। तो बस इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ज़्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में। एक यहाँ पे एग्जांपल है कि समझ लीजिए एक असेसमेंट हुआ था SSC का। SSC मेड एन एप्लीकेशन टू BOR पे एप्लीकेशन किया, 1/12/2023 में किया था। अब प्रोनाउंस उसका जो है उसका रूलिंग इतना में आया, 6 महीना के अंदर आना चाहिए तो इतना में आ गया 34 में, और रूलिंग रिसीव्ड CIT को वो भेज दिया इतना में, 1 महीना के बाद CIT को भेज दिया। तो कब तक असेसिंग ऑफिसर को असेसमेंट करना पड़ेगा, तो अब असेसमेंट ऑफिसर को कब तक करना पड़ेगा, ये जो डेट होता है जब वो रिक्वेस्ट भेजा था से जब एडवांस रूलिंग हुआ, जितना भी डेज है इतना ही डेज, और इसको CIT का जितना डेज हुआ उतना, मतलब यहाँ से यहाँ तक 182 डेज है, तो फिर इससे प्लस 182 डेज कर दीजिए, जो भी आया मतलब 1724, इतना तक असेसमेंट करना पड़ेगा असेसिंग ऑफिसर को। बस इसी के साथ ये चैप्टर जो है जो कि एडवांस रूलिंग का ये कंप्लीट होता है।